हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेवीएम जो है वो क्या क्या काम करता है या फिर जेवीएम का एक्चुअल यूज़ क्या है। बेसिकली हम जेवीएम को पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जेवीएम होता क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेवीएम जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या क्या काम करता है और कैसे कैसे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। तो जो जावा वर्चुअल मशीन है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन है और इसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो JRE में होता है। और ये जो काम करता है वो करता है रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने का। मतलब कि जब हमारा जो बाइट कोड है, जो डॉट क्लास फाइल बनती है जावा की कंपाइल होने के बाद, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, रन करवाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको उपलब्ध करवाता है या प्रोवाइड करवाता है और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। तो मेनली जेवीएम का यही काम है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है और एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पे वो प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद जेवीएम जो है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग अवेलेबल है, इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जेवीएम क्या क्या काम करता है। तो जेवीएम बेसिकली 4 काम करता है। यहाँ पे लोड करता है कोड को, जो बाइट कोड होता है उसको लोड करता है मेमोरी में क्लास लोडर की मदद से। उसके बाद फिर वेरीफाई करता है उस कोड को कि मतलब सिंटैक्स वगैरह उसके प्रॉपर हैं कि नहीं है। अगर वो नहीं होंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके बाद जब वेरीफाई कर लेता है कि सिंटैक्स वगैरह प्रॉपर हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करवाता है वन बाई वन, लाइन बाई लाइन उस बाइट कोड को। और उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, जिन फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको वहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है बेसिकली जेवीएम। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले तो कोड जो लोड करता है वो कैसे करता है वो देखते हैं। तो जैसे ही हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद हम उसको रन करने के लिए या एक्सिक्यूट करने के लिए जाते हैं, और जैसे ही हम जावा कमांड लिखते हैं, जैसे ही हम जावा कमांड लिखेंगे वैसे ही जेवीएम का एक इंस्टेंस मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। और फिर जैसे ही हम उस प्रोग्राम का या उस फाइल का नेम लिखेंगे जिसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे कि hello डॉट क्लास, ये बाइट कोड वाली फाइल है, इसको हमें एग्जीक्यूट करवाना है। तो जैसे ही हम हेलो लिखेंगे तो क्लास लोडर की हेल्प से जेवीएम क्या करेगा, इस hello डॉट क्लास फाइल को लोड कर देगा मेमोरी में। तो यहाँ पे मेन काम जो है वो क्लास लोडर का है, जो कि क्लास लोडर जो होता है वो लोड करता है बाइट कोड को मेमोरी के अंदर। जब भी हम ये कमांड लिखते हैं जावा हेलो, तो पहले तो जेवीएम का इंस्टेंस क्रिएट होता है, उसके बाद क्लास लोडर की हेल्प से बाइट कोड लोड हो जाता है मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए। जो क्लास लोडर होता है ये इसी का जेवीएम का ही पार्ट होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लास लोडर भी एक क्लास ही होती है। तो यहाँ पे कुछ इनबिल्ट जो जावा के जेवीएम के अपने क्लास लोडर हैं, वो कुछ क्लास लोडर हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लास लोडर हैं और जो जो कि यूज होते हैं बाइट कोड को लोड करने के लिए जेवीएम के द्वारा। तो यहाँ पे जो क्लास लोडर बेसिकली होता है वो सब सिस्टम या पार्ट ही होता है जेवीएम का, जो कि क्लास फाइल को लोड करने के लिए यूज होता है। जब भी हम जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं तो फर्स्टली ये लोड होता है क्लास लोडर की मदद से मेमोरी में, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट होता है। तो क्लास लोडर इज ए सबसिस्टम ऑफ जेवीएम विच इज यूज्ड टू लोड क्लास फाइल्स व्हेनेवर वी रन द जावा प्रोग्राम it loaded first by the class loader. There are 3 built-in class loader in Java. अब यहाँ पे 3 built-in जो जावा के अपने क्लास लोडर हैं वो है पहले से ही मौजूद। तो उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लास लोडर की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स के क्लास लोडर होते हैं जावा के, जो अपने इनबिल्ट क्लास लोडर होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर बेसिकली करता क्या है, जो ये rt.jar फाइल होती है इसको लोड करता है। और ये जो rt.jar फाइल है इसके अंदर वो सारे जावा के स्टैंडर्ड एडिशन वाले पैकेजेस होते हैं, जो कि java.lang, java.net, java.util, ये बेसिक जो जितने भी पैकेज हैं इनके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सब rt.jar फाइल के अंदर होते हैं। इस rt.jar फाइल को कौन लोड करता है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, जो कि पेरेंट क्लास लोडर है और दूसरे क्लास लोडर क्लासेस का। तो ये जो rt.jar फाइल है बहुत ही मेन फाइल है और इसी को लोड करता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। अब यहाँ पे आता है दूसरा क्लास लोडर, जो कि है एक्सटेंशन क्लास लोडर। जो ये एक्सटेंशन क्लास लोडर है बेसिकली ये चाइल्ड क्लास है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर की। और ये बेसिकली करता क्या है, ये करता है JRE के अंदर जो लिब
फोल्डर होता है उसके अंदर एक ext फोल्डर होता है, उसके अंदर जितनी भी जार फाइल्स होती हैं उनको लोड करवाता है। तो ये जो है चाइल्ड क्लास लोडर है। और JRE के अंदर लिब के अंदर जो ext फोल्डर होता है इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी जार फाइल्स होती हैं उनको लोड करता है। इसके बाद आता है सिस्टम और एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये है चाइल्ड क्लास एक्सटेंशन क्लास लोडर की। ये क्या करता है, बेसिकली जो क्लास पाथ में जितनी भी जार फाइल्स होती हैं उनको लोड करवाता है। तो इस तरह से ये तीनों क्लास लोडर वर्क करते हैं। बूटस्ट्रैप जो है पेरेंट क्लास लोडर है, उसके बाद एक्सटेंशन जो है चाइल्ड क्लास लोडर क्लास है बूटस्ट्रैप की, और सिस्टम और एप्लीकेशन क्लास लोडर जो है चाइल्ड क्लास है एक्सटेंशन क्लास लोडर की। तो ये है जो क्लास लोडर हैं, और ये क्या करते हैं, फाइल्स को लोड करने का काम करते हैं मेमोरी के अंदर। अब इसके आगे हम बात करें कि JVM और क्या क्या काम करता है। तो ये क्लास लोड करने के साथ साथ ये मेमोरी भी एलोकेट करवाता है प्रोग्राम को, या जो भी हम प्रोग्राम या फाइल रन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाता है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के मेमोरी एरिया होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए जो स्पेसिफाई होते हैं वो JVM जो है एलोकेट करवाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास और मेथड मेमोरी एरिया है, उसके बाद हीप मेमोरी एरिया, फिर स्टैक, फिर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, फिर नेटिव मेथड स्टैक, और उसके बाद एग्जीक्यूशन इंजन और जावा नेटिव इंटरफेस। इनको हम एक एक करके देखेंगे इन मेमोरी एरिया को जो JVM एलोकेट करवाता है। तो सबसे पहले वो डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। जैसे ही क्लास लोडर की मदद से बाइट कोड वाली जो फाइल है, जो डॉट क्लास फाइल, वो लोड होती है, तो JVM फिर क्या करता है, JVM मेमोरी एरिया एलोकेट करता है उस फाइल को, जो कि अलग अलग टाइप के मेमोरी एरिया होते हैं। इसमें क्लास मेमोरी एरिया, हीप, स्टैक, PC रजिस्टर, नेटिव मेथड स्टैक, और एग्जीक्यूशन इंजन और नेटिव मेथड इंटरफेस। तो ये अलग अलग मेमोरी एरिया हैं, इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्लास और मेथड मेमोरी एरिया की बात करें, तो ये जो क्लास मेमोरी एरिया होता है ये इसलिए एलोकेट किया जाता है, यहाँ पर जो है क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, क्लास लेवल की इंफॉर्मेशन इन द क्लास और मेथड एरिया, all class level information like class name, immediate parent class name, method and variable information etc are stored including static variable। तो क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो इस मेमोरी एरिया में स्टोर होती है, जैसे कि क्लास का नेम या इमीडिएट पेरेंट क्लास का नेम या मेथड के नेम्स। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन क्लास मेमोरी एरिया में स्टोर होती है, इसीलिए एक अलग से मेमोरी एरिया एलोकेट करता है JVM, जिसको बोलते हैं क्लास मेथड मेमोरी एरिया। इसके बाद आता है हीप मेमोरी एरिया। हीप मेमोरी एरिया बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी जो है हीप मेमोरी के अंदर ही मिलती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्लास बनाई अकाउंट और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स, और जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे जो हीप एरिया है इसके अंदर इसको मेमोरी एलोकेट होगी, इस ऑब्जेक्ट को जो अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इट इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी टू ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम। तो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए हीप मेमोरी का यूज करता है JVM। इसके बाद आता है स्टैक मेमोरी एरिया। अब यहाँ पे जो स्टैक मेमोरी एरिया है ये बेसिकली मेथड और उनके लोकल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जब भी हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो यहाँ पे एक स्टैक बनता है, जिसके अंदर जैसे ही हम किसी मेथड को कॉल करेंगे तो उसमें उस मेथड का एक फ्रेम ऐड हो जाएगा, और उस मेथड के फ्रेम के साथ साथ उसमें जो वेरिएबल है मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल, उनको भी उसमें मेमोरी मिल जाएगी। तो ये बेसिकली मेथड जैसे ही कॉल होते हैं तो एक फ्रेम ऐड हो जाता है स्टैक में, और जैसे ही मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद उनका एग्जीक्यूशन जो है एंड हो जाता है तो वहाँ से रिमूव हो जाता है वो फ्रेम, और वो मेमोरी एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जावा कॉल स्टैक कंटेन्स स्टैक फ्रेम्स। स्टैक फ्रेम contains the information regarding methods and its variable. A stack frame is added to the call stack when the execution enter the method, and the stack frame is removed from the call stack for a method if the execution is done in the method। तो देखिए जैसे ही कोई मेथड कॉल होता है तो स्टैक फ्रेम एक ऐड हो जाता है, और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। एक तो बनाया हमने मेथड m1 जिसके अंदर कुछ वेरिएबल हैं x, और इसी के अंदर से हम एक और मेथड को कॉल कर रहे हैं m2 जो कि नीचे बना हुआ है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही हम m1 को कॉल करेंगे तो क्या है, एक स्टैक बनेगा, उसमें m1 का जो स्टैक फ्रेम है वो सबसे पहले ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें m1 के अंदर वेरिएबल था x, उसको भी मेमोरी मिल जाएगी यहाँ पे। अब जैसे ही m1 के अंदर से m2 को कॉल किया
तो यहाँ पे एक और देखिए, एक और स्टैक फ्रेम ऐड हो जाएगा अलग से M2 के लिए, और M2 को मेमोरी मिल जाएगी इसमें। और M2 के अंदर जो वेरिएबल हैं, जैसे कि यहाँ पे एक इंट टाइप का A है और बूलियन टाइप का C है, तो A और C दोनों को इसी के अंदर मेमोरी मिल जाएगी क्योंकि इसके लोकल वेरिएबल हैं। तो देखिए मेथड और उनके लोकल वेरिएबल को यहाँ पे मेमोरी मिलेगी। और फिर जैसे ही M2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो फिर ये कहाँ आ जाएगा, वापस M1 के पास, जो ये नीचे वाला स्टैक फ्रेम है यहाँ पे आ जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसे ही M1 का भी कंप्लीट होगा तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसे ही इसी तरह से स्टैक बनता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही मेथड कॉल होता है तो स्टैक फ्रेम बन जाता है, उसके अंदर मेथड को मेमोरी मिलती है और उसके साथ साथ उनके लोकल वेरिएबल्स को। और जैसे ही एग्जीक्यूशन मेथड का कंप्लीट होगा वैसे ही वो स्टैक फ्रेम वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये स्टैक मेमोरी एरिया है, इसी के लिए यूज होता है। इसके बाद अगर बात करें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की, तो ये बेसिकली करता क्या है, जो करेंटली क्या होता है कि जो बाइट कोड वाली फाइल होती है डॉट क्लास फाइल, उसके अंदर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो लाइन बाय लाइन होता है। तो जो करंट में जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है JVM के अंदर, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कंटेन करता है या वो होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है, जो लाइन कोड की एग्जीक्यूट हो रही है करंटली, उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है। इसके बाद आती है बात नेटिव मेथड स्टैक की। तो देखिए स्टैक मेमोरी एरिया हमने पहले ही देखा है जो मेथड के लिए यूज होता है। तो जो अभी नेटिव मेथड स्टैक है, ये क्या करता है, जो नेटिव मेथड है, तो जावा के जो इनबिल्ट जो बनी बनाई मेथड है पहले से, अगर वो कोई यूज हो रहे हैं प्रोग्राम में, तो उनका स्टैक उसी तरह से स्टोर करेगा जैसे हमारे जो मेथड हमने कॉल की थे उनका स्टैक फ्रेम बन रहा था। उसी तरह से नेटिव मेथड का भी स्टैक बनेगा और मैनेज होगा किस मेमोरी एरिया के अंदर, नेटिव मेथड स्टैक के अंदर। इट कंटेन्स ऑल द नेटिव मेथड यूज्ड इन द एप्लीकेशन। तो जो भी एप्लीकेशन के अंदर जावा के अपने इनबिल्ट नेटिव मेथड यूज हो रहे हैं उनका स्टैक जो है कंटेन करेगा ये मेमोरी एरिया। इसके बाद आती है एग्जीक्यूशन इंजन की बात। एग्जीक्यूशन इंजन बेसिकली क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को हेल्प करवाता है या कोड को हेल्प करता है एग्जीक्यूट होने में, बाई कन्वर्टिंग इट इनटू मशीन कोड ऑल्सो इंटरेक्ट विद द मेमोरी एरिया। तो ये क्या करता है, जो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन इंजन है, ये वो सारी चीज़ें जो फाइल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, वो प्रोवाइड करवाता है ताकि हमारा जो बाइट कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो सके, और उसके साथ साथ मेमोरी एरिया जो एलोकेट है उनके साथ इंटरेक्शन भी करवाता है। तो एग्जीक्यूशन इंजन जो बेसिकली है वो एग्जीक्यूट करवाने में मदद करता है। अब एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर ही और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर हो गया। तो जो इंटरप्रेटर है ये जो है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके बाद एक और कंपाइलर होता है इसी के अंदर एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो ये जो जिट है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, बेसिकली परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाने के लिए यूज होता है। क्या होता है कि जो डुप्लीकेट मेथड होते हैं उनको एक ही बार में ये बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, इससे कि टाइम बचता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जिट compiler works only for repeated method, not for every method, to overcome the problem that the interpreter faced while interpreting the bytecode. Whenever it finds the repeated code, JIT compiler compiles the entire bytecode and change it into the machine code. This machine code will be used directly for repeated method calls. तो सिंपली ये repeated method के लिए यूज होता है, ये एक ही बार में बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारा टाइम बच जाता है। इसके बाद जो है आगे आता है, जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जावा नेटिव इंटरफेस। जावा नेटिव इंटरफेस एक लाइब्रेरी है जावा की, एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी है जावा की, जो कि किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी हुई एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए काम आती है। जावा नेटिव इंटरफेस इज ए फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद अनदर एप्लीकेशन रिटन इन अनदर लैंग्वेजेस लाइक सी, C++ एक्सेट्रा। तो कोई भी दूसरी एप्लीकेशन जो दूसरी लैंग्वेज में बनी हो उसके साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है अपनी एप्लीकेशन का, तो हम जावा नेटिव इंटरफेस का यूज़ करते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी है। ये थे मेमोरी एरिया जो JVM एलोकेट करवाता है। तो हमने शुरू से लेके आखिरी तक देखा कि JVM क्या क्या काम करता है, बाइट कोड को लोड करवाने से लेके उसको वेरीफाई करने से लेके उसको एग्जीक्यूट करवाने तक, जितने भी स्टेप्स जो JVM परफॉर्म करता है, जितने भी मेमोरी एरिया एलोकेट करता है, वो क्यों करता है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा कि क्या JVM काम करता है जावा के अंदर और कैसे कैसे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है।
तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।